हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिए। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन पर। तो यहां पर आ गया है आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी 13 नंबर क्वेश्चन तक एक वीडियोज़ में करा दिया हूँ, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है बल की जो विमीय समीकरण होता है उसे क्या कहते हैं और वो क्या होता है, इसका आपको बताना है, ठीक है। तो बल का विमीय समीकरण से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। पहला नंबर, आपको लंबाई का विमा याद होना चाहिए। किसका? लंबाई का विमा याद होनी चाहिए। लंबाई की विमा क्या होती है? एल होती है, वो भी बड़े ब्रैकेट में, ठीक है, एल होती है, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम, समय का बीमा याद होनी चाहिए। समय का बीमा क्या होता है? समय का बीमा होता है टी, वो भी बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या मास का बीमा, मतलब द्रव्यमान का, ठीक है। क्या होगा? द्रव्यमान की बीमा याद होनी चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान की बीमा याद होनी चाहिए। और ब्रैकेट में क्या होता है? बड़े ब्रैकेट में एम होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ अगर आपको याद है तो आप बल की बीमा आसानी से निकाल सकते हो। मैं आपको याद करने के लिए नहीं बताता हूँ, ठीक है, आपको केवल निकालने के लिए बताता हूँ और आप निकाल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी सिंपल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, आपको बल का सूत्र लिखना है। बल का सूत्र क्या लिखना है? एफ बराबर एम में। क्या होता है? एफ बराबर एम में। और ए बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? वेग परिवर्तन की दर को, ठीक है। तो देखो एम क्या हो गया? द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा क्या होगी? द्रव्यमान की बीमा अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको सूत्र पूरा प्रूफ कर देते हैं। तो एम, और उसके बाद वी की बीमा क्या होती है? क्या होती है? ए क्या होता है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को। तो बी वी डी है, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को। अब वेग क्या होता है? वेग बताइए, वेग की बीमा क्या होगी? वेग की बीमा होती है दूरी बटा चाल या विस्थापन बटा चाल होता है, ठीक है। विस्थापन बटा समय, सॉरी, विस्थापन बटा समय। v बराबर क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन s से लिखते हैं और समय t से, ठीक है। विस्थापन क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा, और लंबाई की बीमा हो जाएगी l, और t की बीमा तो आप लोग जानते हो, तो t इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा? t इनवर्स ऊपर जाएगा तो -1 लग जाता है, ठीक है। ये आपकी वेग की बीमा हो गई। क्या होगी? ये आपकी वेग की बीमा हो गई। तो अब आप लोग बताइए त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी? त्वरण की बीमा होती है v/t। क्या होता है? क्या होता है? जो वेग परिवर्तन, उसके बाद समय t, ठीक है, ये होता है आपका a बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी क्या हो गई? पहला नंबर वेग परिवर्तन, वेग की बीमा क्या होगी? यल टी की पावर -1, ठीक है, ये आपकी वेग की बीमा हो गई। और अपान में टी है तो टी लिख दीजिए। जब ऊपर जाएगा तो एक और बढ़ जाएगा, टी में एक घात और बढ़ जाएगा, तो एल टी की पावर -2 हो जाएगा। ये आपकी त्वरण की बीमा हो गई, ठीक है। अब क्या हो जाएगी? त्वरण की बीमा। अब त्वरण की बीमा आपको पता चल गया ना। अब देखो बल की बीमा कैसे आसानी से निकालते हैं। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर होता है एम ए। क्या होता है? एफ बराबर होता है एम ए। अब बताओ, एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा मैंने बताया है कि एम होता है। क्या होता है? एम होता है। उसके बाद त्वरण की बीमा अभी मैंने निकाला है कि एल टी की पावर -2, ये होता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मर्ज कर दो। जैसे ही मर्ज करोगे तो एम एल टी की पावर -2, ये आपका हो गया बल की बीमा। क्या हो गया? एम एल टी की पावर -2। अगर जो बच्चे याद करना चाहते हैं वो याद कर लें, और जो बच्चे निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको कितनी आसान वे में बता दिया कि निकालना कैसे है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप तुरंत निकाल सकते हो, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, ठीक। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यहां पर है आपके सामने, देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समान गति दर्शाने वाले वेग, समय, आरेख
का ढाल होता है? अब बताओ, एक समान गति को दर्शाने वाले, एक समान जो गति है, गति को दर्शाने वाले वेग समय आरेख का ढाल होता है। अब बताओ ढाल कैसा होगा? पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, एक समान वेग। एक समान वेग क्या होगा? एक समान वेग इस प्रकार, ठीक है, समान वेग, समान समय में समान वेग, ठीक है, तो समान समय में समान वेग है, एक समान वेग हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला वेग वाला ग्राफ हो जाएगा और ये वाला समय वाला ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? समय वाला ग्राफ, ठीक। अब देखो एक समान वेग, यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, ये देखिए एक सीधी लाइन दिखा रहा है ना, एक सीधी लाइन, मतलब इसका क्या होगा? ढाल क्या होगा? जीरो होगा। ढाल क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ये इसमें ढाल नहीं है। ढाल कुछ इस प्रकार होता है, जब कोई लाइन, तो इसका ढाल निकल आता है, ठीक है, तब इसका ढाल निकल आता है। लेकिन एक ये सीधी रेखा में है तो इसका ढाल नहीं निकलेगा, मतलब इसमें ढाल नहीं होगा, तो ढाल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढाल क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हाँ, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, वेग से और उसके ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आ गया आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल है, कह रहा है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। अब बताओ असंतुलित बल द्वारा, अब बताओ असंतुलित बल द्वारा जो उत्पन्न त्वरण होता है वो कैसे होता है? बल के क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर देखो F बराबर क्या होता है? एम ए होता है, ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ए होता है। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? बल के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा? बल के अनुक्रमानुपाती होगा, इज राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? मैंने क्या कहा? मैंने कहा पहला नंबर आपका क्या होता है सूत्र? F बराबर एम ए होता है, ठीक है, F बराबर एम ए होता है। अगर ए बढ़ेगा, अगर ए बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, ठीक है, अगर M बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ए अगर बढ़ेगा, ए अगर बढ़ेगा, ठीक है, ए अगर बढ़ेगा तो आपका एफ जरूर बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एफ प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब बल के अनुक्रमानुपाती होगा त्वरण। क्या होगा? बल के अनुक्रमानुपाती होगा त्वरण। ये चीज़ें समझ में आई सभी बच्चों को? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपका जो क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको समझ में आ गया बल का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? अब बताओ रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है आपको द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वेग, और चौथा ऑप्शन दिया गया है संवेग। अब बताओ जो रॉकेट होता है, मान लीजिए आपने रॉकेट तो देखा होगा कुछ इस प्रकार, आप जब दीपावली वगैरह में जलाते होंगे तो रॉकेट कुछ इस प्रकार बना होता है, ठीक है। रॉकेट क्या होता है? कुछ इस प्रकार बना होता है, ठीक। जब यहाँ पर एक डंडी लगी होती है और यहाँ से कुछ निकला होता है, मतलब जलाने वाला कुछ निकला होता है, यहाँ से जलाते हैं जब, तो नीचे की ओर क्या फेंकता है? वो नीचे की ओर एक गैस फेंकता है। वो क्या फेंकता है? एक ज्वलनशील पदार्थ फेंकता है, ताकि वो जितने वेग से वो ज्वलनशील पदार्थ नीचे की ओर फेंकता है उतने ही वेग से वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। कोई भी रॉकेट हो, आप लोग रॉकेट तो वो उड़ाए होंगे जो अपने दीपावली वगैरह में लाते हैं ना, वो रॉकेट उड़ाए होंगे, लेकिन उसी प्रकार जो अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़े जाते हैं ना, वो भी उसी प्रकार ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ उतना ही, जैसे अगर वो एफ बल नीचे से लगाएगा तो ऊपर भी उतने ही बल से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। कितने की बल से? जितना नीचे की ओर बल लगेगा उतने ही ऊपर की ओर बल लगेगा, ठीक है, उसका उतना ही, ठीक, निगेटिव में, तब वो ऊपर जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? वो किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा, ठीक है। किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ गौर करना होगा। जो पीसा का मीनार होता है, वो झुका हुआ है, अपने पृथ्वी के जो तल होता है उससे कुछ इस प्रकार ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। पीसा का मीनार है एक, कुछ इस प्रकार झुका हुआ है, हल्का झुका हुआ है, मैंने ज़्यादा झुका दिया यहाँ पर, कुछ ऐसे, अभी मैं आप लोगों को उसका चित्र भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ झुका हुआ है, ठीक है,
अपने अक्ष के कुछ हल्का झुका हुआ है, कोण पर है, ठीक है, कुछ ना कुछ कोण पर है, ठीक। वो कोण कितना है? वो कोण है लगभग 2.5 पहले तो 5 था, ठीक है, कितना था? 5 डिग्री था, लेकिन अब वो हो गया लगभग कम हो गया, 3.5 कर दिया गया है उसका, मतलब उसमें कुछ इंजीनियर लोग दिमाग लगाकर उसे कम कर दिए हैं, ठीक है, ताकि वो गिरे ना। अब बताओ पीसा का मीनार, उसके चित्र दिखाते हैं मैं आप लोगों को, तब यहाँ पर आते हैं, तब आपको समझाते हैं। देखो उसका चित्र इस प्रकार है, ठीक है, पीसा के मीनार का चित्र इस प्रकार है। देखो कितना टेढ़ा है, ठीक है, कितना टेढ़ा है, आप लोग देख सकते हो ना कितना टेढ़ा है। पीसा का मीनार कितना टेढ़ा है, देख लीजिए, टेढ़ा है कि नहीं? अपने पृथ्वी के तल से कुछ पृथ्वी इस प्रकार है और तिरछा ऐसे है, कुछ कोण पर है, ठीक है, कुछ कोण पर है। और ये पीसा का मीनार गिरता क्यों नहीं? जब ये इतना तिरछा है तो पीसा का मीनार गिरता क्यों नहीं? अब बताइए पीसा के मीनार गिरता क्यों नहीं? इसका ही कारण आप लोगों को यहाँ पर बताना है। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है पीसा के ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों? इसका क्या कारण है? तो मैं आप लोगों को बताऊं, जो पीसा का मीनार है, ये कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए कोई एक ये हो गया लाइन, उसका बॉटम लाइन, उसके बाद ये कुछ इस प्रकार ऐसे तिरछी है, ठीक है, क्या है? ऐसे कुछ इस प्रकार ऐसे तिरछी है, ठीक, कुछ इस प्रकार ऐसे तिरछी, मान लीजिए तिरछी है। तो जो इसके आधार का केंद्र है, तो इसका जो मास होता है, क्या होता है? ये द्रव्यमान केंद्र जो होता है, बीच में एक इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, ठीक है, क्या होगा? इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, वो इसके आधार में ही होगा, क्या होगा? उसके आधार में है, इसलिए वो नहीं गिरता, ठीक है, क्या होता है? इसलिए वो नहीं गिरता, उसके आधार में कहीं ना कहीं होगा, चाहे वो यहाँ पर हो जाए, देखो, चाहे वो तिरछा यहाँ पर हो जाए, चाहे वो यहाँ पर हो जाए, चाहे वो बीच में हो जाए, लेकिन बीच में नहीं होगा क्योंकि तिरछा है तो आपका कुछ लगभग किनारे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, उसका जो आधार का केंद्र है, उसका द्रव्यमान केंद्र है, वो बीच में होगा, उसके आधार में ही होना चाहिए। अगर आधार से अलग जाएगा तो वो गिर जाएगा, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आधार से अलग जाएगा तो वो गिर जाएगा, ये कारण होता है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या कह रहा है, उसके अनुसार मुझे उत्तर देना है। देखो क्या कह रहा है, इसके गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, या यहाँ पर देखो दूसरा ऑप्शन, इसके गुरुत्वीय केंद्र होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि आधार से होकर जाएगी, उसके गुरुत्वीय ऊर्ध्वाधर रेखा जो होगी, मतलब उसका द्रव्यमान केंद्र जो होगा वो आधार में ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार में ही होना चाहिए। ये आपको टॉपिक ये ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या ध्यान में रखना है? ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। मैंने इतना समय क्यों समझाने में इतना समय लिया? ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, ये फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। क्यों लिया गया वहाँ पर? ये फिजिक्स के क्वेश्चन है गाइस, और आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तभी आप लोग ये सारी चीज़ें बता पाओगे, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 10 सेकंड के समय में इसका राइट आंसर बता सकते हो, तो बताइए, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले PDF कहाँ पर मिलेगा, ये चीज़ें बता दूँ मैं। PDF कहाँ पर मिलेगा? PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और वहाँ पर डेली टेस्ट सुबह 7 बजे डेली टेस्ट होता है, तो आप लोग वहाँ पर डेली टेस्ट दीजिए, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गति में कौन सा तीव्रतम है। अब आपको बताना है इनमें में से, इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा तीव्र गति कौन सा है। तो पहला नंबर आप लोग यहाँ पर देखिए, ये मीटर पर सेकंड में है, तो सभी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए मैं मीटर पर सेकंड में सभी को कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ये मीटर में है लेकिन मिनट में है, तो देखो 270/60 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 दूनी और 3 9 3 27, ठीक है। 9 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/2। 9/2 को हम 4.5 लिख सकते हैं, 4.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4.5 मीटर पर सेकंड। तो 5 से कम है,
5 से क्या है, कम है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसे देखते हैं, 19 किलोमीटर प्रति हावर। अब 19 किलोमीटर प्रति हावर, 19 किलोमीटर, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। ठीक है, और हावर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर काटेंगे किससे, 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, 5/18। अब यहाँ पर देखो 19 पचे बताइए, 19 पचे क्या हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 1.18 आ जाएगा और यहाँ पर इंटू 5, लगभग ये कितना हो जाएगा, 5 से अधिक हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 से अधिक, तो 5 से अधिक ये हो गया अधिक। ठीक है, 5 से अधिक। अब देखो इसे मैं कन्वर्ट करके देख लेता हूँ, 18,500। उसके बाद मीटर में है तो हावर्स में इसे मतलब इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे भाग दे देते हैं, 36 से इसे भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। जब 185 को 36 से भाग देंगे, चलिए 185 को 36 से भाग देते हैं। ठीक है, 36 पंचे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, ये आप लोगों को बताना है, बताइए। तो ये कितनी बार जाएगा, 36 पंचे 180 हो जाएगा। ठीक है, 36 पंचे 180 हो गया। ठीक है, 5 आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 36 से कम 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा कौन होगा, आप लोग भी देख सकते हैं, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रोड या रेल पर जो परिपथ होता है, रोड या रेल परिपथ पर वक्र का झुकाव क्यों प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अब बताओ, कोई रोड होता है, कुछ इस प्रकार जब मोड़ होता है, कहीं पर जब मोड़ होता है तो कुछ इस प्रकार ऐसे झुकाव दिया होता है, कुछ इस प्रकार इस तरफ झुकाव दिया होता है। इसका क्या कारण है, तो कहीं पर देखो मोड़ होगा, कहीं पर मोड़ होगा तो झुकाव दिया होगा, एक तरफ झुका हुआ होगा। ठीक है, आप लोग देखते हो एक तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, उसका क्या कारण होता है, ऐसे कुछ झुका हुआ होता है। ठीक, क्यों झुका हुआ होता है, उसका होता है अभिकेंद्री बल। क्या होता है, अभिकेंद्री बल होता है जो उसकी तरफ लगता है। ठीक है, किसी भी अभिकेंद्र बल को, उसे संतुलित, किसी भी गाड़ी और कार को संतुलित करने के लिए उसे क्या किया जाता है, अवकेंद्र बल उसमें संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है, अवकेंद्र बल को संतुलित करने के लिए उसे झुकाव दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। जितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते थे वो तुरंत वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और हाँ, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें। ठीक, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके सामने आ गया ओडोमीटर, जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है। क्या होता है, मील दूरी से, जो ओडोमीटर है जिस प्रकार मील दूरी से संबंधित है, उसी प्रकार कपास संबंधित है। अब बताइए कंपास क्या है, कंपास है, कंपास। अब बताइए क्या चीज़ बताता है, कंपास जो होता है वो क्या चीज़ बताता है, आप लोगों को बताना है। जिस प्रकार ओडोमीटर मील दूरी से, मतलब दूरी से संबंधित है, ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी को मापता है। ठीक है, मील में दूरी मापता है। ठीक है, तो उसी प्रकार कंपास क्या होता है, जो कंपास होता है, आप लोग देखते हैं ना वो कंपास, उसमें ऐसे कुछ ऐसे बना रहता है, कुछ ऐसे बना रहता है, उसमें तीर टाइप लगी होती है। ठीक है, ऐसे तीर टाइप लगी होती है, तो तीर टाइप लगी होती है तो कंपास, ये कंपास क्या करता है। अब आप लोग बताइए, कंपास दिशा सूचक होता है। क्या होता है, एक दिशा सूचक होता है, उसमें सुई तो लगी होती है लेकिन दिशा सूचक होता है। क्या होता है, दिशा को बताता है, वो नॉर्थ साउथ की दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कह रहा है घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। अब बताओ, घड़ी की जो स्प्रिंग होती है, जो घड़ी की स्प्रिंग होती है उसमें भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है, आप बताइए।
घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, तो उसमें घड़ी में कोई भी चीज़ हो उसके सुई में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा भंडारित होगी। क्या होगी, उसके स्थितिज ऊर्जा ही भंडारित होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित होगी, वी वाला, मतलब स्थितिज ऊर्जा भंडारित होगी। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित होगी, स्थितिज ऊर्जा भंडारित होगी। ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। अब बताओ, न्यूटन का गति का पहला नियम जो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आप लोग बताइए। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। इज राइट आंसर, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। न्यूटन के गति का नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। पहला नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। ठीक, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अब यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के पहला सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत है को क्या कहते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं। फिर से वैसे ही, मतलब कुछ पलट देते हैं, क्वेश्चन पलट देते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो वही होता है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ पर बताया न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख दिया, वो न्यूटन के पहले सिद्धांत लिख दिया। अब इसी में बच्चे फेल हो जाएंगे, कहेंगे सर ने तो पढ़ाया था न्यूटन का गति का पहला नियम, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत आ गया। पहला सिद्धांत और नियम में कोई अंतर है नहीं गाइस, कोई अंतर नहीं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चंस को लेकर आया, वरना मुझे ये क्वेश्चन कराने की क्या ज़रूरत थी, नहीं ज़रूरत थी। आप लोग कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए। ठीक है, न्यूटन का अगर गति का पहला सिद्धांत पूछे या नियम पूछे या कोई चीज़ पूछे, ठीक है, न्यूटन का पहला पूछे तो वो जड़त्व, आंख बंद करके केवल जड़त्व मारो। ठीक है, तो जड़त्व, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व का सिद्धांत। ठीक है, क्या हो जाएगा, जड़त्व का सिद्धांत इज राइट आंसर। समझ में आ गया, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो 20 नंबर क्वेश्चन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है घूर्णन करती एक गोल मेज, क्या है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोणीय वेग अधिक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें आघूर्ण अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आघूर्ण अधिक हो जाएगा। वो मास पर डिपेंड करता है, क्या करता है, मास बढ़ेगा, जैसे ही उसका मास बढ़ेगा तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जितने बच्चे जानते थे वो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए, ये सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन फिर से आ गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच संबंध दिया जाता है, किस नियम से दिया जाता है, न्यूटन के किस नियम से दिया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो बताइए, पहला नंबर क्या कह रहा है, जो किसी वस्तु का बल व त्वरण के बीच संबंध किस नियम से दिया जाता है। तो आप लोग दिखाइए, F बराबर क्या होता है, एम ए हो जाता है। एम ए मतलब ए क्या है, त्वरण है, और एफ क्या है, बल है। ठीक है, तो ये किस नियम से आते हैं, ये न्यूटन के दूसरे नियम से आता है। कौन से नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से मैंने ऑलरेडी पढ़ाया एक वीडियो में, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। फिजिक्स का चैप्टर वाइज एक प्लेलिस्ट बना है, उसका नाम ही है फिजिक्स चैप्टर वाइज। ठीक है, क्या नाम है, फिजिक्स चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाया गया है, तो उस क्रैश कोर्स को जाकर देखिए, क्योंकि उसमें वीडियोज आपको मिल रही है। ठीक है, पहला वीडियोज अपलोड हो गया, पहला वीडियो पब्लिक भी हो गई है, आपके और वीडियोज पब्लिक होने वाली हैं, तो उस वीडियो को जाकर देखिए। ठीक है, वीडियोज को देखिए और आसानी से समझिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम। दूसरे नियम से क्या होता है, बल का सूत्र प्राप्त होता है, F बराबर एम में। क्या होता है, बल का सूत्र प्राप्त होता है, F बराबर एम में। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूरी समय ग्राफ का ढाल, जो ढलान होता है, जो दूरी और समय ग्राफ का ढलान होता है, वो क्या देता है, आप लोगों को बताना है। दूरी समय ग्राफ, अगर दूरी समय ग्राफ का कोई है, दूरी, ये दूरी है
और ये समय है, ठीक है। इसका जो ढलान होता है, गाइस, इसका जो ढलान होता है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या चीज़ निकालेगा, जो क्षेत्रफल होगा वो निकालेगा चाल। क्या निकालेगा गाइस? चाल निकालेगा, ठीक है। दूरी समय ग्राफ में चाल होता है, अगर विस्थापन समय ग्राफ होता तो वेग होता। क्या होता है? दूरी समय ग्राफ में चाल होता है और विस्थापन समय ग्राफ होता तो वेग होता। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए, आज के लिए इतना ही। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और डेली टेस्ट भी होता रहता है वहाँ पर, सुबह 7 बजे डेली टेस्ट भी होता रहता है, तो वहाँ से जाकर टेस्ट भी दे सकते हो, अपना जो ज्ञान है वो इंक्रीज कर सकते हो अच्छी तरीके से। और आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता, और वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। जय हिंद, जय भारत।